कहानी रात के अंधेरे में शुरू होती है। हम एक बहुत ही चालाक और होशियार चोर को देखते हैं जिसका नाम फ्रैंक मॉरिस है। पुलिस ने उसे बैंक लूटने के जुर्म में पकड़ लिया है। अब वो उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल अल्काट्राज में ले जा रहे हैं। उसे उम्र कैद की सजा मिली है। अल्काट्राज कोई आम जेल नहीं है। ये ठंडे जमे हुए समंदर के बिल्कुल बीच में एक छोटे से पथरीले आइलैंड पर बनी है। इसका मतलब है कि अगर कोई कैदी अपनी सेल तोड़कर और ऊंची दीवारें पार करके बाहर निकल भी जाए तो भी वो भाग नहीं सकता। समंदर का जमा देने वाला और खतरनाक पानी उसे रोक लेगा। इस ठंडे समंदर की वजह से अल्काट्राज को मौत का आखिरी रास्ता माना जाता है। यहाँ सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता है। लेकिन अब चीजें बदलने वाली हैं क्योंकि फ्रैंक मॉरिस ने जेल में कदम रख दिया है और वो एक मास्टरमाइंड है जो इससे पहले भी कई जेलों से भाग चुका है। जब मॉरिस आइलैंड पर पहुंचता है तो वो ऊंची दीवारों और समंदर को देखता है। वो थोड़ा घबराया हुआ है क्योंकि इस जगह से भागना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है। लेकिन मॉरिस अपनी पूरी जिंदगी इस अंधेरी जगह पर नहीं गुजारना चाहता। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है उसी सेकंड से उसका दिमाग भागने की प्लानिंग शुरू कर देता है। सबसे पहले गार्ड्स सिर से लेकर पैर तक उसकी पूरी चेकिंग करते हैं। फिर वो उसे एक बहुत छोटी और ठंडी सेल के अंदर बंद कर देते हैं। एक गार्ड उसे देखता है और कहता है, अल्काट्राज में तुम्हारा स्वागत है। अचानक एक जोर की घंटी बजती है। सभी सेल के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। गार्ड सभी कैदियों को बाहर बुलाते हैं। इस जेल का डिसिप्लिन बहुत ही सख्त है। हर कैदी को साफ रहना पड़ता है और बिल्कुल सही टाइम टेबल मानना पड़ता है। अगर आप गलती करते हैं तो आपको सजा मिलती है। सभी कैदी बिल्कुल एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं। वो एक सीधी लाइन में चलकर नाश्ता करने के लिए डाइनिंग हॉल में जाते हैं। मॉरिस एक टेबल पर बैठता है। उसके सामने लिटमस नाम का एक बूढ़ा कैदी बैठा है। मॉरिस अपने खाने को देखता है और कहता है, मुझे कांटा नहीं मिला, मैं अपने नूडल्स कैसे खाऊंगा। लिटमस उसे देखता है और उसे असलियत बताता है। वो कहता है, अरे ये तुम्हारा घर नहीं है, वो जो भी दें बस चुपचाप खा लो और अपना मुंह बंद रखो। अचानक वुल्फ नाम का एक बहुत ही खतरनाक और बुरा कैदी वहाँ आता है। वो मॉरिस को तंग करने लगता है। जेल का हर कैदी वुल्फ से परेशान है। वो अपनी मनमानी करता है और उस पर कई खतरनाक क्रिमिनल केस दर्ज हैं। जब यह सब हो रहा होता है तो लिटमस मॉरिस से थोड़ा सा खाना मांगता है। मॉरिस चुपचाप अपनी प्लेट लिटमस को दे देता है। लेकिन जब मॉरिस टेबल के नीचे देखता है तो उसे एक बहुत अजीब चीज नजर आती है। लिटमस वो खाना खुद नहीं खा रहा था। वो एक छोटे से पालतू चूहे को खाना खिला रहा था। उसी रात एक गार्ड मॉरिस को वार्डन के ऑफिस में ले जाता है। वार्डन जेल का बॉस है। वो एक बहुत ही सख्त और जालिम आदमी है। वो बहुत छोटी छोटी गलतियों पर भी कैदियों को सजा देता है। जब मॉरिस अंदर आता है तो वार्डन उसे देखता है और कहता है, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन यहाँ तुम्हारा दिमाग किसी काम का नहीं है। यहाँ बहुत से चालाक मुजरिम आए लेकिन कोई भी कभी भाग नहीं पाया। हम यहाँ बहुत सख्त रूल मानते हैं। तुम 2 महीने में सिर्फ एक बार किसी से मिल सकते हो और वो भी तब अगर मेरा मूड अच्छा हुआ। वार्डन मॉरिस के करीब आता है और उसे एक खौफनाक धमकी देता है। वो कहता है, यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुमने कोशिश की तो तुम्हें काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। मॉरिस बिल्कुल मासूम बनने का नाटक करता है और जवाब देता है, नहीं सर, जब आप यहाँ हैं तो कोई क्यों भागने की कोशिश करेगा। लेकिन मॉरिस झूठ बोल रहा था। उसकी प्लानिंग पहले ही शुरू हो चुकी थी। जब वार्डन बात कर रहा था मॉरिस की नजर टेबल पर रखे एक छोटे से नेल कटर पर पड़ी। किसी के देखे बिना मॉरिस चुपके से वार्डन का नेल कटर चुरा लेता है। ये एक बहुत ही छोटी सी चीज थी लेकिन मॉरिस जानता था कि अल्काट्राज जैसी जेल में एक छोटा सा नेल कटर भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। जैसे ही मॉरिस वापस अपनी सेल में जाता है वो उस नेल कटर को अपनी बाइबल की किताब के अंदर छुपा देता है। अगले दिन मॉरिस बाथरूम के एरिया में होता है। वुल्फ दोबारा आता है और मॉरिस को तंग करने लगता है। लेकिन आज मॉरिस उसे इग्नोर नहीं करने वाला था। मॉरिस अपनी असली ताकत दिखाता है। वो वुल्फ को पकड़ता है और उसे बहुत बुरी तरह मारता है। सबसे खतरनाक आदमी को पीटने के बाद जेल में मॉरिस की एक नई इज्जत बन जाती है। अब हर कोई उससे डरता है क्योंकि वो चालाक है। इसलिए गार्ड्स मॉरिस को जेल की लाइब्रेरी में काम दे देते हैं। वहाँ वो इंग्लिश नाम के एक काले आदमी से मिलता है। इंग्लिश यहाँ का एक सीनियर कैदी है। उसे 2 आदमियों के कत्ल में उम्र कैद की सजा मिली थी। इंग्लिश ने अपनी आधी जिंदगी अल्काट्राज में गुजारी है। वो इस जेल के हर कोने, हर गार्ड और हर राज को जानता है। मॉरिस उसके साथ बैठता है और उसे जानने की कोशिश करता है। अगले सीन में हम कैदियों को बाहर एक खुले मैदान में देखते हैं। उनमें से कुछ लोग खेल रहे हैं। यहाँ मॉरिस डॉक नाम के एक बूढ़े और बहुत ही शरीफ आदमी से मिलता है। डॉक एक आर्टिस्ट है। वो कई सालों से इस जेल में है। डॉक अपना ज्यादातर वक्त खूबसूरत पेंटिंग्स बनाने में गुजारता है। डॉक मॉरिस को बताता है कि अल्काट्राज जैसी जगह पर कोई भी पूरी तरह पागल हो सकता है लेकिन उसकी पेंटिंग्स की वजह से उसका दिमाग अभी भी ठीक से काम कर रहा है। मॉरिस डॉक की पेंटिंग को देखता है और पूछता है, तुमने ये फूल क्यों बनाया? तुम्हारी शर्ट पर तो कोई फूल नहीं है। डॉक उदास होकर मुस्कुराता है और कहता है, ये फूल मेरी खुशी अब सिर्फ मेरी पेंटिंग्स में है, मेरे दिल के अंदर नहीं। डॉक से बात करने के बाद मॉरिस अपनी दाईं तरफ देखता है। वो इंग्लिश को ऊंची सीढ़ियों पर बैठे हुए देखता है। मॉरिस उसके पास जाता है। पहले इंग्लिश के गैंग वाले मॉरिस को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन इंग्लिश उन्हें इशारा करके उसे आने देता है। मॉरिस इंग्लिश के बगल में बैठता है और सीधी बात पर आता है। वो पूछता है, क्या तुम यहाँ से भागने में मेरी मदद करोगे? ये सुनकर इंग्लिश हंसने
लगता है। वो मॉरिस को देखता है और कहता है, देखो बेटे, यह सिर्फ एक जेल नहीं है, ये हम सब के लिए एक कब्रिस्तान है। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मरना होगा। यहाँ से सिर्फ लाशें ही बाहर जाती हैं। अगर तुम किसी जादू से इन ऊंची दीवारों पर चढ़ भी जाओ और सैकड़ों गार्ड से छुप भी जाओ, तब भी तुम भाग नहीं सकते। समंदर का जमा देने वाला पानी तुम्हें रोक लेगा। अपना वक्त बर्बाद मत करो, बस अपनी सजा काटो और जिंदा रहो। लेकिन मॉरिस एक जिद्दी आदमी है, वो हर हाल में बाहर निकलना चाहता है। उसी रात एक जेल गार्ड मॉरिस के पास आता है। वो उसे बताता है, कल से तुम लकड़ी की दुकान में काम करोगे, तुम्हें 1 घंटे के 50 सेंट दिए जाएंगे। मॉरिस फौरन इस काम के लिए हाँ कर देता है। वो इसलिए मान जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वहाँ लकड़ी की दुकान में उसे कोई तेज औजार मिल जाए जो भागने में उसकी मदद करे। अगले दिन मॉरिस चुपके से बूढ़े आदमी लिटमस से पूछता है कि क्या भागने का कोई रास्ता है। लिटमस हंसता है और कहता है, अरे ये तो बहुत आसान है। हर सेल में हवा का एक वेंट है। अगर तुम उस वेंट के अंदर से जा सको तो तुम छत तक पहुंच सकते हो। शायद वहां से तुम बच सको। लिटमस मुस्कुराता है और चला जाता है। इस बात से मॉरिस को एक बहुत बड़ा सुराग मिल जाता है। अचानक डॉग चिल्लाता है और मॉरिस से कहता है, बच कर रहो, वुल्फ तुम्हारी तरफ आ रहा है। वुल्फ एक तेज चाकू से मॉरिस पर हमला करने के लिए दौड़ता है। मॉरिस खुद को बचाने के लिए जल्दी से अपना भारी कोट अपने हाथ पर लपेट लेता है और वापस लड़ने लगता है। एक गार्ड उन्हें रोकने के लिए भाग कर आता है, लेकिन गुस्से से भरा वुल्फ अपने चाकू से गार्ड पर भी हमला कर देता है। हालात बेकाबू हो जाते हैं। अचानक वॉच टावर पर खड़ा मैन गार्ड अपनी बंदूक से गोली चलाने लगता है। आखिरकार मॉरिस और वुल्फ लड़ना बंद कर देते हैं। मॉरिस समझ जाता है कि टावर पर हमेशा एक गार्ड बंदूक लेकर खड़ा रहता है। वो जेल की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देता है। लड़ाई की वजह से गार्ड्स मॉरिस और वुल्फ को डी ब्लॉक में ले जाते हैं। ये सजा देने की एक खास जगह है जहाँ कैदियों को घुप अंधेरे में रखा जाता है और टॉर्चर किया जाता है। कोई भी कैदी कभी वहां नहीं जाना चाहता। अंदर जाने से पहले वुल्फ मॉरिस को देखता है और गुस्से से धमकी देता है। वो कहता है, तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही होगी। उस अंधेरी सेल में मॉरिस को बहुत बुरा टॉर्चर सहना पड़ता है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। पूरे 2 हफ्तों तक अंधेरे में जिंदा रहने के बाद गार्ड्स आखिरकार उसे उसकी नॉर्मल सेल में वापस ले आते हैं। जैसे ही वो वापस आता है, एक छोटा सा पालतू चूहा उसके पास आता है। ये लिटमस का चूहा है। चूहे के पास एक छोटा सा कागज का टुकड़ा है। मॉरिस उसे खोलता है और पढ़ता है, वेलकम बैक मॉरिस। कुछ दिनों बाद एक नया कैदी वहाँ आता है। उसका नाम चार्ली है। चार्ली को बिल्कुल मॉरिस के बगल वाली सेल में रखा जाता है। जल्द ही मॉरिस और चार्ली बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मॉरिस उसे अपने बाकी दोस्तों से मिलवाता है। एक दिन वार्डन बिना किसी को बताए हर कैदी की सेल चेक करने का फैसला करता है। जब वो डॉग की सेल में जाता है तो वो बहुत हैरान रह जाता है। वहाँ हर तरफ खूबसूरत पेंटिंग्स रखी होती हैं। डॉग की पेंटिंग का हुनर हर दिन बेहतर हो रहा है। डॉग ने वार्डन की तस्वीर वाली एक पेंटिंग भी बनाई है। जब वार्डन उस पेंटिंग में अपना चेहरा देखता है तो वो मुस्कुराने लगता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि उसके जालिम दिमाग में असल में क्या चल रहा है। अगले ही दिन वार्डन एक बहुत ही घटिया काम करता है। वो गार्ड्स को हुक्म देता है कि डॉग की सारी पेंटिंग्स उठाकर बाहर कचरे में फेंक दो। वार्डन का यह फैसला डॉग को अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। डॉग सिर्फ अपनी आर्ट की वजह से ही इस अंधेरी जेल में जिंदा था। वो अपनी बनाई हुई हर एक पेंटिंग से प्यार करता था। यही उसकी जिंदगी की इकलौती खुशी थी और वार्डन ने उससे वो खुशी छीन ली। मॉरिस डॉग को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, कोई बात नहीं, वो सिर्फ पेंटिंग्स थी, तुम और भी बना सकते हो। लेकिन डॉग बहुत गहरे सदमे में है और इस दुख से बाहर नहीं आ पा रहा है। अगले दिन मॉरिस डॉग को देखता है और परेशान हो जाता है। वो एक गार्ड से कहता है, प्लीज डॉग पर नजर रखना, वो बहुत उदास लग रहा है, वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन गार्ड बदतमीजी से कहता है, अपने काम से काम रखो। बाद में डॉग को भी मॉरिस के साथ लकड़ी का काम दे दिया जाता है। चुपचाप डॉग मॉरिस के कोट की जेब में कुछ छुपा देता है। फिर डॉग एक गार्ड को अपने पास बुलाता है। वो लकड़ी काटने वाली एक भारी कुल्हाड़ी उठाता है और जोर से मारकर अपनी खुद की 3 उंगलियां काट देता है। वो दर्द से चिल्लाता है और रोते हुए कहता है, मुझे इन उंगलियों की जरूरत नहीं है, अगर मुझे पेंटिंग करने की परमिशन नहीं है। गार्ड्स जल्दी से डॉग को पकड़ते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। मॉरिस अपनी जेब चेक करता है और देखता है कि डॉग ने वहाँ क्या छुपाया था। यह वही खूबसूरत फूल है जो डॉग पेंट किया करता था। डॉग मॉरिस को बताना चाहता था कि जेल ने उसकी खुशी छीन ली है। मॉरिस को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो बिल्कुल शांत रहता है। वो डॉग की कटी हुई उंगलियां उठाता है, उन्हें एक छोटे से डिब्बे में डालता है और गार्ड को दे देता है। वो गार्ड को देखता है और कहता है, जाकर यह अपने वार्डन को दे देना, वो इसे देखकर बहुत खुश होगा। अगले दिन मॉरिस अपनी सेल में बैठा है। अचानक उसकी नजर एक छोटे से कॉकरोच पर पड़ती है। कॉकरोच रेंगता है और आसानी से दीवार के अंदर बने हवा के वेंट में चला जाता है। यह देखकर आखिरकार मॉरिस को अपना जवाब मिल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यह वेंट ही जेल से बाहर निकलने का सही रास्ता है। बाद में इंग्लिश मॉरिस के पास आता है और उसे पूरी सच्चाई बताता है। इंग्लिश कहता है, डॉग ने अपनी उंगलियां इसलिए काटी क्योंकि वार्डन ने हमेशा के लिए उसकी पेंटिंग करने की परमिशन को कैंसिल कर दिया था, इसलिए डॉग हार मान गया। ये सुनकर मॉरिस को इस सिस्टम पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है।
जाता है। अगले दिन डाइनिंग हॉल में वार्डन मॉरिस के पास आता है और पूछता है, तुम इस बूढ़े पेंटर का इतना साथ क्यों दे रहे हो? मॉरिस नॉर्मल बर्ताव करता है और कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो वहाँ से चला जाता है और एक टेबल पर बैठ जाता है। इस टेबल पर उसकी किस्मत बदल जाती है। वो दो भाइयों जॉन और क्लेरेंस से मिलता है। मॉरिस उनसे ऐसे बात करता है जैसे वो पुराने दोस्त हों। असल में जॉन और क्लेरेंस एक दूसरी जेल में मॉरिस के पुराने गैंग में थे। क्योंकि मॉरिस की तरह इन दोनों भाइयों का दिमाग भी बहुत तेज है, इसलिए भागना अब मुमकिन लगने लगता है। अब ये तीनों होशियार आदमी अल्काट्राज से भागने की अपनी सबसे बड़ी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। दोपहर के वक्त कैदियों को अपने घर वालों से मिलने की इजाजत दी जाती है। चार्ली की बीवी उससे मिलने आती है। दूसरी तरफ इंग्लिश की बेटी उससे मिलने आती है। जब इंग्लिश अपनी बेटी को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके जेल में रहते हुए वो बहुत बड़ी हो गई थी। इंग्लिश को बहुत गहरा दुख होता है क्योंकि उसने अपनी बेटी का पूरा बचपन खो दिया था। दूसरी तरफ चार्ली की बीवी उसे एक बहुत बुरी खबर सुनाती है। वो उसे बताती है, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो सिर्फ 1 या 2 महीने ही और जी पाएगी। ये सुनकर चार्ली बहुत ज्यादा उदास और परेशान हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे हर हाल में अल्काट्राज से बाहर निकलना होगा। लेकिन अचानक गार्ड आता है और कहता है कि मिलने का समय खत्म हो गया है। उसी रात बहुत ही परेशान चार्ली मॉरिस के पास जाता है। वो कहता है, अगर तुम भागने का कोई प्लान बना रहे हो तो प्लीज मुझे भी अपने साथ मिला लो। अगले दिन चारों आदमी मॉरिस, चार्ली, जॉन और क्लेरेंस एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं। मॉरिस उन्हें अपना मास्टर प्लान बताता है। वो कहता है, हर सेल में हवा का एक वेंट है जो छत पर खुलता है और यह जेल नमकीन समंदर के बीच में है। समंदर के खारे पानी ने कंक्रीट की दीवारों को बहुत कमजोर कर दिया है। मेरे पास पहले से ही एक नेल कटर है और मैंने खुदाई शुरू कर दी है। हम आहिस्ता आहिस्ता एक छोटी सुरंग खोदेंगे और छत तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जॉन एक बहुत ही होशियार सवाल पूछता है। वो कहता है, अगर रात के गार्ड्स को पता चल गया कि हम अपनी सेल में नहीं हैं, तो क्या होगा? क्या वो अलार्म नहीं बजा देंगे? क्लेरेंस मुस्कुराता है और कहता है, मेरे पास इसका एक हल है। मैं एक नाई को जानता हूँ जो कैदियों के बाल काटता है। वो हमें चुपके से असली बाल दे सकता है। हम उनसे नकली सिर बनाएंगे और उन्हें अपने बिस्तर पर रख देंगे। जब गार्ड्स अंदर देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम सो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी अभी भी वही थी, वो जमा देने वाले समंदर को कैसे पार करेंगे? मॉरिस जॉन को देखता है और कहता है, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम कपड़ों के डिपार्टमेंट में काम करते हो। तुम्हें पुलिस वालों के लिए बने रेनकोट आसानी से मिल सकते हैं। तुम्हें हमारे लिए कुछ रेनकोट चुराने होंगे। हम उनका इस्तेमाल एक हवा वाली नाव और समंदर पार करने के लिए लाइफ जैकेट बनाने के लिए करेंगे। चार्ली पूछता है, भाई मुझे भी कुछ काम दो, मैं मदद करना चाहता हूँ। मॉरिस चार्ली से कहता है, जब मैं दीवार खोदूंगा तो तुम नजर रखना ताकि कोई गार्ड हमें ना देखे, और जब तुम खुदाई करोगे तो मैं पहरा दूंगा। हर किसी को मॉरिस का प्लान बहुत पसंद आता है। वो उसी रात से अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन मॉरिस को एक परेशानी हो रही है। दीवार खोदने के लिए नेल कटर बहुत छोटा है, इसमें बहुत ताकत लगती है और उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं। वो धीरे धीरे सुराख करता है, लेकिन उसे किसी बड़े औजार की जरूरत है। अगले दिन डाइनिंग टेबल पर मॉरिस अपने दोस्तों को बताता है कि उसे लोहे का एक बड़ा टुकड़ा चाहिए। अचानक मॉरिस अपने चम्मच को देखता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जानबूझकर अपना चम्मच अपने गंदे जूते पर रगड़ता है ताकि वो गंदा हो जाए। फिर मॉरिस गार्ड को बुलाता है और कहता है, ये चम्मच गंदा है, मुझे दूसरा दे दो। उसके दोस्त भी गार्ड से अपने चम्मच बदलने के लिए कहते हैं। गार्ड को कुछ शक नहीं होता और वो उन्हें नए चम्मच लेने की परमिशन दे देता है। मॉरिस सीधा उस टेबल के पास जाता है जहां एक्स्ट्रा चम्मच रखे थे। वहां बिल्कुल पास ही एक और सिक्योरिटी गार्ड बैठा है। लेकिन जॉन बहुत होशियार है। वो उस गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए उससे बातें करने लगता है। इस बात का फायदा उठाते हुए मॉरिस जल्दी से एक की जगह 2 चम्मच उठा लेता है। वो एक चम्मच अपनी जेब में छुपा लेता है और वापस अपनी सेल में आ जाता है। उसी रात इंग्लिश मॉरिस को एक किताब देने आता है। मॉरिस चुपके से उससे पूछता है, क्या मुझे यहाँ कुछ वेल्डिंग करने का सामान मिल सकता है? इंग्लिश समझ जाता है कि मॉरिस अभी भी भागने के लिए पागल है। वो मॉरिस को फिर से वार्निंग देता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यह सब बेकार है। तुम पकड़े जाओगे और शायद अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मैंने कभी भागने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे पता है कि यह नामुमकिन है। लेकिन मॉरिस को इस वार्निंग की कोई फिक्र नहीं थी। अगले दिन मॉरिस बूढ़े आदमी लिटमस के पास जाता है। वो उससे माचिस की तीलियां मांगता है और कहता है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं हर दिन अपना खाना तुम्हारे चूहे को दूंगा। लिटमस खुशी खुशी मान जाता है क्योंकि वो अपने पालतू चूहे से बहुत प्यार करता है। उस रात लिटमस चुपके से वो माचिस मॉरिस को दे देता है। मॉरिस अपने नेल कटर का हैंडल तोड़ देता है। वो चम्मच को भी तोड़ देता है। फिर वो माचिस जलाता है। आग की तेज गर्मी से वो चम्मच और नेल कटर के हैंडल को एक साथ वेल्ड कर देता है। वो खुदाई करने का एक बहुत ही तेज और परफेक्ट औजार बना लेता है। मॉरिस वेंट के आसपास खुदाई शुरू कर देता है। चार्ली नजर रखने के लिए सेल की सलाखों के पास खड़ा हो जाता है। अगर कोई गार्ड आएगा तो चार्ली सीटी बजाकर इशारा कर देगा। लेकिन पहरा देते देते गलती से चार्ली की आंख लग जाती है और वो सो जाता है।
अचानक एक गार्ड उनकी तरफ आने लगता है। किस्मत से इंग्लिश ये सब देख लेता है। इंग्लिश जल्दी से बीच में आता है और गार्ड से बात करके उसका ध्यान भटका देता है। इंग्लिश की आवाज सुनकर चार्ली जाग जाता है, लेकिन चार्ली इतना घबरा जाता है कि वो सीटी भी नहीं बजा पाता, इसलिए वो जमीन पर एक चीज गिरा देता है। मॉरिस वो आवाज सुन लेता है और इशारा समझ जाता है। वो जल्दी से सुराख को कवर करता है और अपने बिस्तर पर लेट जाता है। गार्ड आता है और कहता है, मुझे कुछ जलने की बदबू आ रही है। मॉरिस होशियारी से जवाब देता है, सर, जब आपकी ड्यूटी हो तो कौन सिगरेट पीने की हिम्मत कर सकता है? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। गार्ड ये तारीफ सुनकर खुश हो जाता है और चला जाता है। जब गार्ड चला जाता है तो मॉरिस वेंट के आसपास की कंक्रीट को खींचकर बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसे एक नई परेशानी नजर आती है। लोहे की जाली बहुत मजबूत पेंचों से जुड़ी हुई है। उन्हें काटने के लिए उसे और भी ज्यादा तेज औजार की जरूरत है। जब भी मॉरिस बाहर मैदान में जाता है, वो चुपके से अपनी जेबों से कंक्रीट का चूरा जमीन पर गिरा देता है। उसे लोहे की ग्रिल काटने के लिए एक तेज औजार चाहिए था। अगले दिन लकड़ी का काम करते हुए उसे लोहे का एक बहुत तेज टुकड़ा मिल जाता है। चार्ली उसे वार्निंग देता है कि तुम इसे बाहर कैसे ले जाओगे, मेटल डिटेक्टर तुम्हें पकड़ लेगा। मॉरिस पूरे भरोसे के साथ जवाब देता है, मैं इसे संभाल लूंगा। जब मॉरिस दरवाजे से गुजरता है तो मेटल डिटेक्टर का अलार्म बज उठता है। गार्ड गुस्से से पूछता है, तुम इसे क्यों ले जा रहे हो? मॉरिस मासूमियत से कहता है, सर, मैंने सोचा मैं इससे अपने कपड़े टांग लूंगा। गार्ड कहता है, ज्यादा चालाक मत बनो, ये मुझे दे दो। गार्ड लोहे का टुकड़ा ले लेता है और उसे जाने देता है, लेकिन मॉरिस एक मास्टरमाइंड है। असल में उसने लोहे के 2 टुकड़े चुराए थे। गार्ड को बेवकूफ बनाने के लिए उसने एक टुकड़ा अपने हाथ में रखा था और असली तेज लोहे को अपने जूते के अंदर छुपा लिया था। इस तेज लोहे की मदद से वो आसानी से वेंट की ग्रिल काट देता है। अब उन्हें रात के गार्ड्स को बेवकूफ बनाने के लिए नकली सिर बनाने की जरूरत है। चारों दोस्त अपना अपना काम करते हैं। चार्ली एक गार्ड से थोड़ा सा पेंट मांगता है और कहता है कि वो कुछ आर्ट बनाना चाहता है। गार्ड उसे पेंट दे देता है। मॉरिस कंक्रीट के टुकड़ों को पीसकर बारीक पाउडर बना लेता है। जॉन नाई की दुकान से असली इंसानी बाल जमा करता है। क्लेरेंस लाइब्रेरी से पुरानी मैगजीन्स जमा करता है। पानी और पुरानी मैगजीन्स का इस्तेमाल करके मॉरिस एक सिर का ढांचा बनाता है। वो उस पर पेंट और असली बाल लगा देता है। नकली सिर बिल्कुल असली इंसान जैसा लग रहा था। अपने प्लान को और भी पक्का करने के लिए मॉरिस कार्डबोर्ड से एक नकली वेंट कवर भी बनाता है। इस तरह कोई भी उसकी दीवार का वो बड़ा सुराख नहीं देख सकता था। एक रात मॉरिस अकेले ही छत चेक करने का फैसला करता है। वो नकली सिर को अपने बिस्तर पर रखता है और उसे कंबल से ढक देता है। वो सुरंग के अंदर जाता है, पाइप्स को पकड़ता है और छत के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन छत पर वो देखता है कि एक भारी लोहे की ग्रिल ने रास्ता रोका हुआ है। वो बहुत ऊंची है। नीचे चार्ली पहरा दे रहा है। अचानक एक गार्ड आता है और चार्ली से पूछता है, तुम इतनी रात को पेंटिंग क्यों कर रहे बाजे हो? और तुम्हारा दोस्त मॉरिस इतनी जल्दी क्यों सो रहा है? चार्ली घबराते हुए जवाब देता है, सर, वो लकड़ी का काम करके बहुत थक गया था। अचानक गार्ड की छड़ी जमीन पर गिर जाती है। उसे उठाते हुए वो मॉरिस के बिस्तर की तरफ देखता है। उसे लगता है कि मॉरिस के बाल थोड़े अजीब लग रहे हैं। चार्ली डर के मारे कांपने लगता है। गार्ड सेल के अंदर अपना हाथ डालता है और बालों को छूता है, लेकिन अचानक मॉरिस पीछे मुड़ता है और पूछता है, क्या हुआ सर? क्या मेरे बाल इतने खूबसूरत हैं? किस्मत से मॉरिस बिल्कुल सही वक्त पर नीचे उतरकर अपने बिस्तर पर लेट गया था। अगले दिन मॉरिस अपने दोस्तों को छत पर लगी भारी लोहे की ग्रिल के बारे में बताता है। जॉन कहता है, मैंने भी अपना वेंट पूरी तरह खोल लिया है। आज रात मैं तुम्हारे साथ छत की ग्रिल खोलने चलूंगा। उस रात वो दोनों छत पर चढ़ जाते हैं। जॉन देखता है कि ग्रिल बहुत मजबूती से वेल्ड की गई है। इसे खोलने का बस एक ही तरीका है कि इसे ड्रिल मशीन से काटा जाए। अगले दिन म्यूजिक क्लास में सब लोग साज बजा रहे होते हैं। मॉरिस को एक छोटा सा बिजली का पंखा नजर आता है। उसके दिमाग में उस पंखे से एक ड्रिल मशीन बनाने का आइडिया आता है। वो चार्ली से उस पंखे को छुपाने के लिए कहता है। चार्ली आसानी से उस पंखे को अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर छुपा लेता है। गार्ड्स बॉक्स चेक करते हैं, लेकिन उन्हें पंखा दिखाई नहीं देता। जब मॉरिस को वो पंखा अपनी सेल में मिल जाता है तो वो कई घंटों तक काम करता है। आखिरकार वो पंखे की मोटर से एक होममेड ड्रिल मशीन तैयार कर लेता है। उस रात मॉरिस और चार्ली छत पर चढ़ जाते हैं। वो उस होममेड ड्रिल से लोहे की रॉड को काटना शुरू करते हैं। ड्रिल से बहुत जोर की आवाज आती है। आवाज सुनकर गार्ड्स ऊपर आने लगते हैं, लेकिन गार्ड्स के उनके पास पहुंचने से बिल्कुल पहले मॉरिस रॉड को काट देता है। आवाज आनी बंद हो जाती है। गार्ड्स को कुछ नहीं मिलता और वो वापस चले जाते हैं। अब सारे रास्ते खुल चुके हैं। वो मंगलवार की रात को भागने का फैसला करते हैं। नकली सिर तैयार है, रेनकोट तैयार है। अब नामुमकिन को मुमकिन करने का वक्त आ गया है। अगली सुबह नाश्ते के वक्त मॉरिस डॉग का सबसे पसंदीदा फूल टेबल पर रख देता है। वार्डन आता है, फूल को देखता है और बहुत ही बेरहमी से उसे अपने हाथ से कुचल देता है। यह देखकर लिटमस को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो डॉग से बहुत प्यार करता था और अब डॉग मर चुका है। लिटमस गुस्से में वार्डन पर हमला कर देता है, लेकिन अचानक लिटमस को हार्ट अटैक पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। मॉरिस गुस्से से जल रहा है। वो फैसला करता है कि वो अब और इंतजार नहीं करेंगे, वो आज रात ही भागेंगे। मॉरिस आधी रात होने का इंतजार करता है। इंग्लिश उसकी सेल में आता है, उसे कुछ किताबें देता है और खामोशी से उसे आखिरी अलविदा कहता है। इंग्लिश जानता है कि मॉरिस आज रात यहाँ से जा रहा है, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। वार्डन मॉरिस की सेल चेक करने आ जाता है। मॉरिस बहुत डर जाता है। क्या किसी ने वार्डन को इस प्लान के बारे में बता दिया है? वार्डन गार्ड्स को हुक्म देता है कि सेल का हर कोना चेक करो। गार्ड सब कुछ चेक
करता है। वो उस सूटकेस को भी हटा देता है जिसने सुराख को ढका हुआ था, लेकिन मॉरिस का कार्डबोर्ड से बना नकली वेंट इतना परफेक्ट है कि गार्ड का ध्यान उस पर नहीं जाता। वार्डन को कुछ नहीं मिलता, लेकिन गार्ड कहता है, सर, मॉरिस और चार्ली सारी रात बातें करते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। वार्डन कहता है, ठीक है, कल सुबह मॉरिस की सेल बदल देना। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। अगले दिन वुल्फ मॉरिस को दोबारा धमकी देता है। वो कहता है, आज रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। मॉरिस शांति से जवाब देता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, आज रात मेरी यहाँ आखिरी रात होगी। दोपहर को वुल्फ मॉरिस को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन इंग्लिश बीच में आ जाता है और वुल्फ को पकड़ लेता है। इंग्लिश मॉरिस को भागने में मदद करना चाहता है, चाहे वो खुद न जा सके। उसी रात मॉरिस, जॉन, क्लेरेंस और चार्ली छत पर मिलने का फैसला करते हैं, लेकिन जब चार्ली अपनी सेल में जाता है तो उसे पैनिक अटैक पड़ता है। वो अकेला बैठ जाता है और न जाने का फैसला करता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। बाकी तीनों छत पर पहुंच जाते हैं और चार्ली का इंतजार करते हैं। काफी देर बाद उन्हें समझ आ जाता है कि चार्ली नहीं आ रहा है। वो उसे वहीं पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। नीचे चार्ली अचानक से हिम्मत जुटाता है और ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। दरवाजा बंद हो चुका है। उसने अपने डर की वजह से आजादी का मौका खो दिया है। मॉरिस, जॉन और क्लेरेंस वहाँ की तेज सर्च लाइट्स से छुपते हैं। वो पाइप्स के सहारे नीचे उतरते हैं और आखिरी जाली तक पहुंच जाते हैं। वो दीवार कूदते हैं और आखिरकार समंदर के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वो अपने चुराए हुए रेनकोट बाहर निकालते हैं और अपने मुंह से उनमें हवा भरने लगते हैं। इसमें बहुत सारा वक्त और ताकत लगती है, लेकिन आखिरकार वो अपनी हवा वाली नाव बना लेते हैं। वो उस नाव को जमा देने वाले पानी में उतारते हैं और रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। उन्होंने अल्काट्राज के गुरूर को पूरी तरह से तोड़ दिया था। अगली सुबह एक गार्ड सेल चेक करता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन जब वो चार्ली को देखता है तो चार्ली एक भूत की तरह खड़ा अपने डर पर पछता रहा होता है। गार्ड फिर मॉरिस की सेल में जाता है और उसे आवाज लगाता है। कोई जवाब नहीं आता। गार्ड को गुस्सा आ जाता है। वो सेल खोलता है और मॉरिस को बालों से पकड़ता है, लेकिन जब वो खींचता है तो सिर जमीन पर गिर जाता है। गार्ड पूरी तरह सदमे में आ जाता है। मॉरिस अपने बिस्तर पर नहीं है। वो वहाँ एक नकली सिर छोड़ गया था। फौरन पूरे अल्काट्राज में जोर जोर से सायरन बजने लगते हैं। वार्डन को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो समंदर में उन्हें ढूंढने का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू करवा देता है। उसे लगता है कि वो उस जमा देने वाले पानी में जरूर मर गए होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वार्डन जानता है कि वो तीनों आदमी बहुत मजबूत थे। हेडक्वार्टर के अफसर वार्डन से पूछते हैं, क्या तुम सो रहे थे जब वो भागे? वार्डन बहुत भारी टेंशन में आ जाता है। अचानक ढूंढने वाली टीम को पानी में तैरती हुई एक चीज नजर आती है। यह डॉग का पसंदीदा फूल था। मॉरिस ने वार्डन से अपना बदला लेने के लिए उसे वहां छोड़ा था। सर्च टीम को कोई भी लाश नहीं मिलती। अपनी नौकरी बचाने के लिए वार्डन अपने आदमियों को हुक्म देता है, रिपोर्ट में यह लिख दो कि वो पानी में डूब गए थे, लेकिन किसी ने भी वार्डन की बात पर यकीन नहीं किया। फ्रैंक मॉरिस पूरी दुनिया में जेल से भागने वाले एक जीनियस के तौर पर मशहूर हो गया। उनके भागने के 1 साल बाद अल्काट्राज जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इस तरह इस सच्ची कहानी का अंत हो जाता है।